वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो न्यूज़पेपर रीडिंग पे होगी। आज 8 फरवरी है और आज की न्यूज़पेपर में हमारे पास काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं। पहला आर्टिकल जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के ऊपर है, क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के ऊपर है हमारा एक आर्टिकल। एक हमारा आर्टिकल आया है AI रेस के ऊपर, जो कि श्री अमिताभ कांत जी ने लिखा है। जब ऐसे आर्टिकल आते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे गवर्नमेंट में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आ रहा है वो हमारा एक्सप्लेन पेज पे आ रहा है। ये वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल हमारा आ रहा है फॉरवर्ड ट्रेडिंग के ऊपर और एक आ रहा है स्मॉल सेविंग्स के ऊपर, और एक छोटा सा आर्टिकल है हमारा सफाई कर्मचारी के ऊपर। वो छोटा आर्टिकल है बट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है बिग कैट अलायंस के ऊपर। तो ये जो आर्टिकल है, आपको पता होगा कि हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है इस वक्त डावोस के अंदर। वहाँ पे इंडिया की एक टीम गई है, राइट। तो ये जो आर्टिकल है वो एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने कहाँ कहाँ पे ग्लोबल लीड लिया है। जैसा कि आपको पता होगा, हम यूजुअली पढ़ते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह काम करता है। फिर हमारे पास एक कोalition फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस आता है, वो भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने ही स्टार्ट किया था। उसके साथ आपके पास कुछ और अलायंस आएंगे। एक आपके पास आएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये आपको लास्ट ईयर के PT 365 के अंदर इसका मेंशन मिलेगा कि इंडिया ने ये अलायंस स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो कंट्रीज़ आ रही हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ आ रही हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाले पैरा के अंदर कि हमारे पास एस्टवानिया, सोमालिया, निकारागुआ, ये सारी कंट्रीज़ आ रही हैं। हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज़ है और हमारे पास हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ना सिर्फ ये इंडिया ने स्टार्ट किया, इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया के अंदर ही है। तो आपको अगर ये एग्जांपल देना है कि इंडिया किस तरह से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में लीड ले रहा है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस काफ़ी अच्छा एग्जांपल साबित हो सकता है। उसके साथ साथ हमारे पास एक ग्लोबल फ्यूल अलायंस भी आ रहा है, ठीक है, बायोफ्यूल अलायंस। ये आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा, शायद काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक बार थोड़ा सा पिछले साल की PT 365 भी देखें, स्पेशली एनवायरनमेंट की, क्योंकि UPSC को आदत है वो पुराने करंट अफेयर्स को निकालता है, और स्पेशली 1 या 2 साल पुराने, क्योंकि इस साल शायद ये इतना कवर ना हो, बट होपफुली अगर ये कवर होते हैं तो वेल एंड गुड। बट अगर ये नहीं कवर होते तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंडिया ने पहल की है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है आर्टिकल क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के ऊपर, जो कि इसी के ऊपर है, ठीक है। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के पास एक क्रिटिकल मिनरल लिस्ट है, जो कि लास्ट ईयर बजट के आसपास गवर्नमेंट ने निकाली थी। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि इंडिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उनकी इंपॉर्टेंस को डिफाइन करने का जो पैरामीटर है वो सबका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो पोटैश और फॉस्फेट भी है। तो ये कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो बहुत कम पाए जाते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, प्लस ये भी हैं। ये बहुत कम नहीं पाए जाते हैं, बट क्योंकि इनके ऊपर हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए इनको क्रिटिकल मिनरल लिस्ट के अंदर रखा गया है। सिमिलरली रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जो कि आपको पता ही है हमें बहुत ज़रूरी हैं हमारी एनर्जी डिमांड्स को मीट करने के लिए। तो क्रिटिकल मिनरल लिस्ट डेवलप करने का क्या हमारा तर्क है कि बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं जिनके पास जो डेवलपमेंट कर रही हैं उनके पास अपनी एक लिस्ट है, तो इंडिया के पास भी अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए, जो कि बेसिकली बहुत जो लोग इसमें समझ रखते हैं वो लिस्ट को तैयार करेंगे। सिमिलरली अगर वो लिस्ट तैयार होगी तभी तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाएगी, और अगर कोई पॉलिसी बनाएगी तभी हम अपनी मिनरल प्रायोरिटीज़ को वर्ल्ड को दिखा सकते हैं, कोई डील नेगोशिएट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें काबिल, जो कि इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट, हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है जो कि एक्सप्लोर करती है विदेश के अंदर मिनरल्स को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप इस आर्टिकल में देखेंगे, लास्ट में यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसके लास्ट में लिखा गया है कि इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ग्रीन टेक के लिए स्पेशली कोबाल्ट, लिथियम, निकल हम 100% इम्पोर्ट करते हैं। हम 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है इन मिनरल्स के नीड्स के लेके। तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर के प्री में, मतलब 23 के प्री में, लास्ट टू लास्ट ईयर के प्री में कोबाल्ट के बारे में पूछा गया था कि कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था। सब लोग हैरान थे कि ये कोबाल्ट कहाँ से आ गया। हम कोबाल्ट यूजुअली पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अब आप यहाँ से देख सकते कि कोबाल्ट कहाँ से आया।
इंडिया 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है कोबाल्ट पे। लिथियम के बारे में हम पढ़ते हैं, बचा निकल। तो आप निकल का नोट कर सकते हैं कि हम इंडिया निकल काफ़ी सारी कंट्रीज, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह से इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर सप्लाई है, मतलब इंडिया का नहीं, जो हमारा जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्व है निकल का, वो इंडोनेशिया में मिलता है। और ये जो मिनरल्स हैं, इसके पीछे चाइना बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। वो इन मिनरल्स को लेता है, रिफ़ाइन करता है अपनी कंट्री में और फिर आगे एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आ रहा है AI रेस के ऊपर। तो ये जो आर्टिकल है, ये श्री अमिताभ कांत जी ने लिखा है, जो कि आपको पता होगा G20 के शेरपा थे एंड नीति आयोग के CEO थे। तो इनका आर्टिकल पढ़ना इज़ इम्पेरेटिव। अगर आपके पास ऐसे किसी का आर्टिकल आ रहा है तो आपको इनके आर्टिकल पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एग्जैक्ट आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जो आर्टिकल है ये AI रेस के ऊपर है एंड इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, जो कि आपको यहाँ फर्स्ट पैरा के अंदर मिलेगी, सेकंड पैरा के अंदर भी यहाँ GPUs के बारे में मिलेगा। फर्स्ट पैरा हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इंडिया को ऑब्वियसली AI रेस के अंदर उतरना ज़रूरी है, बट हमारे पास एडवांटेज क्या है, हमारे पास है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आप जानते हैं आधार बेस्ड हमने जो प्रोग्रेस करी है डिजिटल इंडिया को करने के लिए, उसकी वजह से हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हमें बस उसके ऊपर बिल्डअप ही करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या एग्जांपल दिए हैं, हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हैं जो बहुत अच्छे हैं। उन डेटा पॉइंट्स में से कुछ डेटा पॉइंट आपको ये लास्ट पैराग्राफ में मिलेंगे, जिस यहाँ पे फर्स्ट जो पैराग्राफ पूरा उसका जो लास्ट एंड है, इसमें आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपके पास एक आ रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है हमने 30% से 70% कर दिया सिर्फ 7 सालों में। तो ये प्रूव करता है कि इंडिया का डिजिटल नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि हमने जो बैंक अकाउंट खोलने की कॉस्ट है वो $23 से सिर्फ 15 सेंट कर दी है। और इंडिया 49% ऑफ डिजिटल ग्लोबली डिजिटल पेमेंट्स को हैंडल कर रहा है रियल टाइम में। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है, आपको इसे नोट करके रखना चाहिए। एंड क्योंकि ये एक इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से आया है, तो आपको ऑब्वियसली काफ़ी यूनिक सेट ऑफ डेटा मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है हमारा हार्डवेयर नेटवर्क। तो पहला तो हमारे पास आया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि जिसकी हम क्षमता प्रूव कर चुके हैं। सेकंड हमारे पास है हार्डवेयर। हार्डवेयर के लिए हमें चाहिए होता है GPUs। आपने सुना होगा कि अमेरिका ने GPU एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है, यहाँ कम कर दिया और कंट्रीज़ को टियर्स में डिवाइड करा है, Tier 1, Tier 2, Tier 3। ये कंट्री इतना इम्पोर्ट कर पाएगी इंडिया US से, और बाकी की कंट्री उतना इम्पोर्ट कर पाएंगी। इंडिया Tier 2 में, हालांकि हम क्वाड मेंबर है, उसके बावजूद हमें एक स्पेशल एडवांटेज Tier 1 में नहीं दी गई है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारे पास GPU नहीं आएंगे तब तक हमारे पास फास्ट कंप्यूटिंग एबिलिटी नहीं आएगी। अगर हम फास्ट कंप्यूटिंग की एबिलिटी नहीं रखेंगे तो हम कैसे बनाएंगे AI। ठीक है, क्योंकि AI को बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठे बहुत सारी जल्दी से जल्दी प्रोसेस करनी होती है। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि हमें ओपन सोर्स का यूज़ करना चाहिए। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि आपको एक लैंग्वेज मॉडल चाहिए, और लैंग्वेज मॉडल का मतलब ये नहीं है कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वो वाला लैंग्वेज मॉडल नहीं। लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है कि ह्यूमन लैंग्वेजेस को आपका जो कंप्यूटर है वो कैसे पढ़ पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे 9 लिखते हैं, वैसे आपका फ्रेंड 9 नहीं लिखता होगा, समझ रहे हैं। वैसे ही आपका तीसरा फ्रेंड 9 नहीं लिखता होगा, बट क्योंकि हम ह्यूमंस हैं हम समझ पाते हैं कि ये शेप जो है ऑलमोस्ट फिगर 9 की है। तो वो चीज़ को कंप्यूटर को समझाना कि ये सारी शेप्स का मतलब सेम ही है, उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटिंग नेटवर्क लगती है। इसी के ऊपर IP राइट्स का उल्लंघन माना गया था, जो कि चाइना ने डीप सीक के अंदर किया था, कि इनके पास कहाँ से आया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। वो OpenAI नेटवर्क के जो सैम एल्टन है उन्होंने अपना बनाया था, तो उन्होंने बोला था इन्होंने हमारे IP राइट्स को चुरा लिया है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन वो बनाना बहुत मुश्किल रहता है। इसीलिए वो कह रहे हैं हमें ओपन सोर्स यूज़ करना चाहिए, जैसे डीप सीक ने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा आता है वो आ रहे हैं हमारे एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज के जो आर्टिकल हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके पास यही है कि RBI ने रेपो कट क्यों किया है। जैसा मैंने कल के आर्टिकल में आपको एक्सप्लेन किया था कि रेपो कट करने का यही एक इनिशिएटिव है कि हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो ज़्यादा बोरोइंग कर पाएँ, हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो भी बोरोइंग कर पाएँ, ताकि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाएँ। उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तभी तो डिमांड मीट होगी, प्लस हमारे जो इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में, तो इसीलिए हम रेपो रेट को कट कर पाए हैं।
ठीक है। बजट बियॉन्ड टैक्स ब्रेक्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तमिलनाडु के गवर्नर की जो डिस्प्यूट चल रही है, ये एक सिंपल पॉलिटी का टॉपिक है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको गवर्नर की पावर्स के बारे में पता होना चाहिए कि गवर्नर की वीटो पावर्स क्या होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, इवन प्रेसिडेंट की भी, सो दैट आप इस आर्टिकल को हैंडल कर पाएँ। ठीक है। आपके पास यहाँ आर्टिकल आ रहा है हेजिंग अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट्स फॉरवर्ड ट्रेडिंग। तो आपको फॉरवर्ड ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछ चुका है फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक जनरलाइज आइडिया होना चाहिए कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है। बेसिकली ये ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर आप डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, चाहे रेट बढ़े या घटे, हम एक्स अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे। ठीक है। हमें डिपेंड नहीं करता कि कल को इन्फ्लेशन कितनी होगी या कल को रेट कितना चेंज होगा, हम बस इतने ही पैसे देंगे। तो ये मोटा मोटा आइडिया है फ्यूचर और फॉरवर्ड ट्रेडिंग का। इसमें से जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है वो रेगुलेटेड होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो रेगुलेटेड नहीं होती है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जैसे रिस्क आया है, रेट कट हुए हैं, तो आपको नहीं पता कल को हमारी इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी। इसीलिए अपने रिस्क को कम करने के लिए फॉरवर्ड ट्रेडिंग की जा रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अब यूपीएससी काफ़ी डिटेल में इकोनॉमी के जाने लग गया है कि कॉर्पोरेट्स ने हेजिंग करी, फॉरवर्ड ट्रेडिंग करी, तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि हेजिंग क्या होता है। हेजिंग होता है अपना रिस्क को कम करना। फॉरवर्ड ट्रेडिंग होता है कि फ्यूचर में अगर कोई रिस्क आ रहा है उसका पहले ही आप अनुमान लगा लें। अगर सपोज करो कल को बम्पर सेल भी हो जाए, कोई बम्पर प्राइस इंक्रीज हो जाए, आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो अभी आपको मतलब ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, लेकिन आप एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे रहोगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आज की डेट में आपको दिख रहा है कि हो सकता है कल को मेरा फ़ायदा तो पता नहीं हो ना हो, पर नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप पहले से ही हेज कर लेते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्मॉल सेविंग स्कीम्स। स्मॉल सेविंग स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गवर्नमेंट के लिए क्योंकि यही हमारी सेविंग्स रेट को डिसाइड करती हैं। अगर हमारे सेविंग नहीं होगा इंडिया के अंदर तो हम आगे लेंडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर लेंडिंग नहीं कर पाएंगे तो हमारी इकॉनमी ग्रो ही नहीं करेगी। और इंडिया की जो मैक्सिमम नीड्स हैं वो सेविंग से ही पूरी हो जाती है। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा है, रेट कट करा है। अब स्मॉल सेविंग स्कीम का एग्जांपल होता है जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये पेंशनर्स के लिए या वल्नरेबल सेक्शंस के लिए जैसे विमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर आपको एक तरह से इंसेंटिव मिलता है कि आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप बैंक में रखिए अपने पास रखने के बजाय, और हम आपको इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। और यूजुअली इनका जो इंटरेस्ट रहता है वो नॉर्मल सेविंग से ज़्यादा रहता है। ऐसे में जो हमारी आम जनता है वो पैसे बैंक में रखना प्रेफर करेगी और सेविंग में इंटरेस्ट कमाना पसंद करेगी। ऐसी रेट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम करना यूजुअली अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वो पेंशनर्स के पैसे को कट करती है एंड वल्नरेबल सेक्शंस की भी मनी नीड्स को कट करती है। बट अभी गवर्नमेंट इसके रेट को कट कर रही है, तो ये भी कॉन्ट्ररी टाइप का आपको एक ट्रेंड दिख रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि लोग अपनी सेविंग स्कीम से निकाल के स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर पैसे डालने लग जाएं, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, 8% तक इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% अबव इंटरेस्ट मिल रहा है। वो चाहते हैं कि जो पैसा आप निकाल रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट करके, जो वो चाहते हैं कि लोग स्पेंड करें वो एक्चुअली कंजम्पशन के अंदर यूज़ हो, लोग एक्चुअली पैसे को खर्च करें, ना कि एक सेविंग अकाउंट से निकाल के उसको, एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट से निकाल के उसको किसी स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर डाल दें इंटरेस्ट कमाने के लिए। ठीक है। तो इससे आपको इंटरलिंकिंग आपकी अच्छे से बन जाएगी। लास्ट हमारे पास जो आर्टिकल आ रहा है वो आ रहा है नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन के ऊपर। तो नेशनल सफाई कर्मचारी जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, ये कमीशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, आप देख सकते हैं ये 3 ईयर एक्सटेंशन मिला है। एक क्वेश्चन आया था आई थिंक 23 के प्रीलिम्स में, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें से एक बॉडी थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और भी काफ़ी सारी बॉडीज़ थी। तो उसके अंदर आप यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपके पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आ रहा है, नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs आ रहा है, नेशनल कमीशन फॉर OBCs आ रहा है। तो इसके अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, तो आपको लग सकता है कि हो सकता है ये हो, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर इंडिया का काफ़ी फोकस रहता है उसको रिमूव करने के लिए, तो हो सकता है कि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन हो। लेकिन आप देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आप अपनी लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसमें ये नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
नहीं है, ठीक है। ये बॉडी जो है ये मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए ही काम करती है, कि लोग जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट भी सेम ही नाम की है इसकी। और ये किस एक्ट को इन्फोर्स करती है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज वो क्या काम करती है फिर? तो उसका ये जवाब है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है वो एक, पहली बात तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और दूसरी बात उसका जो फोकस है वो बड़ा फोकस है, मतलब अम्ब्रेला बॉडी है वो सारी तरह की एससीज की प्रॉब्लम को डील कर रही है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में सफाई कर्मचारी की एक मेजर प्रॉब्लम रहती मैनुअल स्कैवेंजिंग की, इसीलिए देश में एक एक्ट के अंदर एक सफाई कर्मचारी की स्पेसिफिकली एक अलग बॉडी बना दी गई है जो कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड वर्क उसके ऊपर करे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इसलिए क्रिएट की गई है ताकि आपको हैसल में ना पड़ना पड़े, लंबे से लंबे प्रोसीजर के बजाय प्रोसीजर को शॉर्ट कंसाइज करा गया है ताकि आपको जल्द से जल्द क्लैरिटी मिल सके अपने किसी भी प्रॉब्लम में। और ये दोनों की दोनों जो आपकी बॉडीज़ हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। सो दीज वर ऑल द आर्टिकल्स फॉर टुडे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप आज का न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आज हमारे पास इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल से हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स आएंगी उनमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ होगी जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। तो आज का न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इसे पढ़ें एंड मुझे रिव्यूज़ दें। इफ़ यू लाइक इट और नॉट, प्लीज़ लीव अ कॉमेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट, एंड थैंक यू सो मच।